इस वीडियो के अंदर हम अपना पूरा जितना भी बायो का सेक्शन है, पूरा जीव विज्ञान का सेक्शन है, उसके जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सारे करेंगे एक एक करके, ठीक है, और वो भी डिटेल्ड मैनर में। तो इसको पूरा अच्छे से देख के आप अपना शॉर्ट क्वेश्चंस को देख सकते हो अपने एग्जाम के अंदर भी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जेनेटिक्स जो है निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मेंडल का नियम। तो मेंडल के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने जेनेटिक्स के नियम दिए थे, पर ये इनके अध्ययन के बारे में नहीं बतलाता है। जैव विकास के बारे में, डीएनए संरचना के बारे में, या फिर आनुवांशिकता और विचरण के बारे में। तो ये किसके बारे में? आनुवांशिकता और विचरण के बारे में। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी थी कोई, मान लीजिए एक्स पीढ़ी थी, इससे वाई पीढ़ी में कुछ परिवर्तन हुए होंगे, यहाँ से जीन्स जो थे वो वाई पीढ़ी तक गए। इन परिवर्तनों का जो अध्ययन होता है पूरा, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है जी, अगला है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी का अध्ययन, ये किस चीज़ का अध्ययन है? पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो ये किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है आर्निथोलॉजी। ठीक है, जो पक्षियों के अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उनको आर्निथोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो संबंधित है फलों के अध्ययन से। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है और इसका अध्ययन करने वाले लोगों को पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जैव विकास पे चलते हैं अब। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है, अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं, वो किस वजह से मिलते हैं? अनुकूलन की वजह से? तो नहीं। अनुकूलन किसको कहते हैं? जब कोई भी जीव अपने आसपास की परिस्थितियों के सापेक्ष खुद को परिवर्तित कर ले, अनुकूलित कर ले, उसको अनुकूलन कहा जाता है। सहभागिता होती है जब दो या दो से अधिक जीव एक साथ मिलके एक किसी पर्यावरण में, पर्यायवास में रहते हैं और एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तो वो सहभागिता कहलाती है। इसके बाद है उत्परिवर्तन और बहुगुण सूत्रता। तो बहुगुण सूत्रता का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र हों, जिसकी वजह से जो चयन होगा वो होगा और विविधताएं आएंगी। ठीक है, पर अत्यधिक विविधताओं का जो कारण है वो उत्परिवर्तन होता है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। अब उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जो जीन होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जिससे नए जीव बनते हैं। ठीक है, तो इस जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। तो इसी की वजह से इसमें अत्यधिक जो विविधता है जीवों में वो दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो कब थे ये? इसका सही सटीक उत्तर बीपीएससी ने नहीं दिया है। हालांकि ये कब थे? प्रारंभ में 3.5 अरब वर्ष पूर्व इसको माना जाता है कि तब कौन रहे होंगे? जो प्रोटोजोआ थे उनका उद्भव हुआ होगा। और जो साइनोबैक्टीरियाज थे, या जिनको नील हरित शैवाल कहा जा सकता है, इनका उद्भव लगभग 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य, जो आज का मनुष्य है, उसका पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य है, क्रोमैग्नान मनुष्य है, निएंडरथल मनुष्य है, या पेकिंग मनुष्य है। तो इसमें से कौन सा है? क्रोमैग्नान मनुष्य जो है वो अभी आधुनिक मनुष्य जो है उसका निकटवर्ती पूर्वज माना जा सकता है। देखो, क्रोमैग्नान जो था मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। आज का जो मानव है वो 6 फुट तक लंबाई वाला है और पूरी तरह से सीधा रह सकता है। इसी प्रकार से जो क्रोमैग्नान था वो भी रह सकता था। पाषाण युग में ये रहता था, अस्थि औजारों का ये प्रयोग करता था, पशुओं की खाल जो थी उसको सिलकर ये पहनता था, इसकी योग्यता थी इसमें। मानव गुफाओं में रहता था और गुफा की दीवारों पे जो भित्ति चित्र हैं वो बनाया करते थे। ठीक है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन है, हासिल किए हुए गुण हैं, लैंगिक जनन है, या फिर प्राकृतिक वर्ण है। तो विकास का जो सबसे मुख्य कारण है वो प्राकृतिक वर्ण है। प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया जो है वो ये है कि जैसे जब भी आप देखेंगे प्रकृति में किसी प्रकार के बदलाव आएंगे तो जो विकास है वो होगा, और विकास क्रम में जो जीव होंगे उनमें परिवर्तन आएंगे। यदि ये प्राकृतिक वर्ण ना हो तो इस प्रकार के परिवर्तन भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे विकास का कारण है, दोबारा से पूछा गया है।
ठीक है। अब फिर 4 विकल्प दिए गए हैं। फॉसिल पदार्थ, जीन के लिए संघर्ष, तो जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशागति। देखो जीने के लिए संघर्ष होगा तो लड़ेंगे, जो भी 2 पीढ़ियां होंगी या 2 अलग अलग जीव हैं वो लड़ेंगे आपस में, और जो उसमें से फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, ठीक है। फॉसिल पदार्थ तो जो भी बचे हुए जीवाश्म होते हैं उनको कहा जाता है, तो वो तो होने का सवाल ही नहीं है ना। वंशागति जो होती है वो एक वंश से दूसरे वंश में जो गुणधर्म गए उनको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विकास का कारण क्या होगा, पीढ़ी से पीढ़ी में अनुकूलन, कि किसी प्रकार की चीज़ों की वजह से एक पीढ़ी में कुछ समस्याएं आई होंगी, उन समस्याओं को अगली पीढ़ी में दूर किया गया होगा, उससे अगली पीढ़ी में दूर किया गया होगा, तो इस तरीके से विकास होता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो जिस जगह पे जीव रहता है उसको क्या कहते हैं, उसका आवास कहते हैं, ठीक है। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव जहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है, उस जगह को उसका आवास या हैबिटेट कहते हैं। आर्क्योप्टेरिकस ये है, ये क्या है, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्राइसिक काल का सरीसृप, या ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। अब ये जुरासिक काल कौन सा है, डायनासोर्स वाला, ठीक है। तो जो आर्क्योप्टेरिकस था ये क्या था, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी था, सबसे पुराना जो पक्षी था उनमें से एक था। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है। तो ओमनीवोर वो होते हैं जो दोनों खाएं, ये मांस भी खाएंगे, ठीक है, ये मांस का भक्षण भी करते हैं, साथ में ये जो शाक होता है उसको भी खाते हैं। कार्निवोरस केवल मांस खाते हैं, हर्बीवोरस केवल शाक खाते हैं, ठीक है। और जो ये आगे दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक, किन में से एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब पूछा क्या, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता हो, तो मांस कौन खाता है, कार्निवोरस खाता है, ठीक है। आगे चलिए, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो रेत को नेफ्थलीन के मिश्रण से अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, सब्लिमेशन में होता क्या है कि ये 2 चीज़ें हैं, एक रेत है एक नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन जो है ये वाष्पित हो जाता है, ठीक है, तो इसमें होता है वाष्पन, जिसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये वेपर्स में बन के इस तरीके से उड़ने लगता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके का एक फ्लास्क लगाते हैं और यहाँ पे कॉटन लगा के इस जो ये गैस थी इसको रोक लिया गया, तो वहाँ पे नेफ्थलीन मिल जाता है और रेत आपको जो डिस्क होगी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है इंक को अलग करने के लिए, अलग अलग जो इंक होती हैं। आवसन या डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है जब एक कोई घुलने वाला अघुलनशील पदार्थ मिला हुआ हो किसी विलयन में, ठीक है, विलायक में मिला हुआ हो, तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आंशिक आसवन का भी उपयोग इसी प्रकार से किया जाता है, पर आंशिक आसवन में अलग अलग जो क्वथनांक के मिश्रण होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लाइकेन है वो क्या होता है, शैवाल और कवक है, ठीक है, एक साथ ये मिलके रहते हैं, यहाँ पे सहभागिता दिखाते हैं इसमें, ठीक है। आगे, निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। संवहनीय पौधा बताना है इसमें से, तो कौन सा है, काई है, लिवर्ट है, फर्न है, हार्नवर्ट है, कौन सा है, तो इसमें फर्न है। फर्न एक संवहनीय पौधा है, ठीक है, क्लियर है। संवहनीय पौधा कौन सा होता है, जिसमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक होते हैं, ठीक है, लिग्निफाइड टिश्यूज पाए जाते हैं इनके अंदर, तो उनको कहते हैं संवहनीय पौधा। स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है। तो स्पाइरोगैरा किसका उदाहरण है, भूरा शैवाल का, लाल शैवाल का, सफ़ेद शैवाल का, या फिर हरा शैवाल का। तो जो ये स्पाइरोगैरा है वो किसका है, हरा शैवाल का, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा शैवाल का उदाहरण है, डाइटम, राइजोपस, अमीबा, या फिर फ्यूनेरिया। तो कौन सा है, डाइटम है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो इसमें से सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ जो है वो इनमें से सबसे बड़ा संघ है किसका? प्राणी जगत का। ठीक है, पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली सारी प्रजातियां हैं उसमें से लगभग 2/3 प्रजातियां जो हैं वो ऑर्थोपोडा से ही आती हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं होती ही ना हो, तो किसमें नहीं होती हैं? क्या मेंढक में नहीं होती हैं? केंचुआ, मोर, सर्प। अब देखो जो भी बड़े ऐसे एनिमल्स हैं जैसे मेंढक है, सर्प है, मोर है, इनमें तो होंगी ही। ठीक है, किसमें नहीं होती हैं? केवल केचुए में इनमें से नहीं होती लाल रक्त कणिकाएं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो सबसे छोटा जीव जो खुद से विकास भी कर ले और प्रजनन भी कर ले, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अगर खाली रहने के लिए कहते तो विषाणु भी रह पाता है, जीवाणु भी रह पाता है और बैक्टीरिया भी रह पाता है। ठीक है, पर क्योंकि बोला है कि स्वयं से रह ले और प्रजनन भी कर ले, तो इस वजह से माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? इनमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या पर्णहरित। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म। नहीं, पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि एक जो उपभोक्ता होगा, एक को उपयोग करने वाला होगा और दूसरा उपयोग होने वाला होगा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि सह संबंध होगा, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तीसरा है आपका कॉमेंसलिज्म, कन्वर्शन। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो शैवाल है और कवक है दोनों मिलके लाइकेन बनाते हैं जिसमें म्यूचुअलिज्म होता है। शैवाल और कवक जो होते हैं दोनों समान रूप से इसमें लाभान्वित होते हैं क्योंकि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और जो कवकी घटक होते हैं उसको भी ये पर्याप्त रूप से ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, कार्बनिक भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके बदले में जो कवकीय घटक होते हैं वो शैवाल को जल व खनिज वगैरह उपलब्ध कराते हैं। जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि जल से बाहर जब हम मछली को निकाल देते हैं तो मर क्यों जाती हैं? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, तो ऐसा तो नहीं है। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। वे श्वास नहीं ले पाती हैं, तो ये हो सकता है ना, वे जल में नहीं चल पाती हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है जल में ना चलने की। तो क्या होगा? वे श्वास नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को लेती हैं, और जब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी तो वो मर जाएंगी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, स्पर्श से या नर्तन से? तो ये किससे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। ठीक है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को किस में रखा गया है? मत्स्य में। अब आप सोचेंगे कि मछली है तो मत्स्य में रखा जाए, तो ऐसा नहीं है। उभयचर में, उभयचर क्या होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों में रह सके। सरीसृप में जो भी हमारे सांप हैं, बिच्छू है, इस तरीके के जो हैं उनको सरीसृप कहा जाता है। और स्तनियों में, स्तनियों के अंतर्गत ही हम जो मनुष्य हैं वो भी आते हैं। मेंढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? तो इनमें से किस उभयचर के उदाहरण हैं? एपोडा, यूरोडेला, अनूरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके उदाहरण हैं? अनूरा के उदाहरण हैं। अब जो अनूरा है इसमें खासियत क्या होती है कि इसके 4 एक तो पैर होते हैं, इनके जो पिछले पैर होते हैं ये आगे वाले पैरों की तुलना में लंबे होते हैं जिससे वो आसानी से छलांग लगा सकते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, तो कितनी बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं? द्विगुणित होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं कोशिका पे। कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है, तो किसको कोशिका का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति को, राइबोसोम को, न्यूक्लियस को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन,
विषाणु वायरस, शैवाल या फिर जीवाणु बैक्टीरिया। तो बताइए किस में नहीं होता है? लाइकेन, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस किस में नहीं होता है? तो ये वायरस में नहीं होता है। ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो क्या है? हमारे जो शरीर में भी 70% से ज़्यादा है, वही कोशिका में 80% से ज़्यादा होता है, यानी कि जल। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, कि जो आम के पौधे में भी पाया जाए और बंदर में भी पाया जाए, यानी एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में हो। तो ऐसा दोनों में क्या होता है? क्या कोशिका भित्ति होती है? तो नहीं, कोशिका भित्ति केवल पादपों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट भी केवल पादपों में होता है, जंतुओं में नहीं होता। सेंट्रियोल्स भी नहीं होगा इसका, तो इसका क्या होगा? कोशिका झिल्ली। ये दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आनुवांशिकता। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? कायिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कायिक जनन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी एक हिस्से को किसी के शरीर के काट के, जैसे ब्रायोफिल्म होती हैं, इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, इसमें कायिक संवर्धन हो जाता है। जैसे यहाँ कोने पे ये ऐसे पौधे उग जाते हैं, तो इसको कहते हैं कायिक जनन। या जैसे आपने गुलाब में देखा होगा, गुलाब की ये एक टहनी है, इसको काट के यहाँ से कहीं पे लगा दिया जाए और यहाँ से फिर गुलाब का एक पौधा बन जाए, तो इसको कहते हैं कायिक जनन। पर ये किससे डील करता है, किससे लेना देना है मेंडलिक के आनुवांशिकता का? तो ये है लैंगिक जनन से। ठीक है। आनुवांशिकता शब्द का मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आनुवांशिकता शब्द किसको संदर्भित करता है? ये आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। आनुवांशिकता शब्द आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, कि जिसमें खुद की प्रतिकृति बना ली जाए? देखो, तो क्लोरोप्लास्ट का आपको वो गुण बताना है जिसकी वजह से वो खुद की प्रतिकृति बना पाता है। तो ये किसकी वजह से बना पाता है? क्या डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति की वजह से, केवल डीएनए की उपस्थिति से, आरएनए की अनुपस्थिति से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किसकी वजह से बना पाता है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति की वजह से बना पाता है। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जॉनसन ने, या हरगोविंद खुराना ने? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, इसमें से एक से ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो सभी लोग हैं, इन्होंने क्या किया था कि एक्सरे किया, और एक्सरे के विश्लेषण से इन्होंने 1953 में डीएनए का जो कुंडलीकार विन्यास है उसके बारे में बताया, उसको प्रस्तुत किया। ठीक है। पर वास्तव में जो डीएनए की पहचान सबसे पहले की गई थी वो 1869 में स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिस्चर, इन्होंने की थी। ठीक है। तो अगर हम फ्रेडरिक मिस्चर को लेके चलते हैं तो इसके हिसाब से इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, और यदि हम इन सबको लेते हैं तो फिर इसमें से सभी होने चाहिए। ठीक है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए? तो जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आनुवांशिकी। बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ठीक है। तो किसने बनाया इसको अंतःपात्र में? लेबोरेटरी में किसने इसको बनाया? तो ये आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया। ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? अब ये डबल हेलिक्स संरचना क्या है? डीएनए का जो होता है आकार वो इस प्रकार का होता है। ठीक है। तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं डबल हेलिक्स संरचना, ऐसे यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है ये कुछ कुछ। ठीक है। तो इसको कहते हैं डबल हेलिक्स संरचना। तो इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है। डबल हेलिक्स संरचना की कब की थी? 1961 में की थी। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? संवर्धन मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना।
कीट मतलब कीड़ा पता ही है, तो कीटों की जो वृद्धि करने का विज्ञान है उसको कहा जाता है कीट संवर्धन। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। कार्बनिक कृषि का एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो कार्बनिक कृषि किसको कहते हैं? उर्वरकों, शाकनाशियों, पिंडकनाशियों के रूप में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, तो ये अधिकतम प्रयोग करने को तो नहीं कहेंगे। कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्प मात्रा में प्रयोग करना, तो थोड़ा सा ही प्रयोग करें इनका खाली, तो इस चीज को भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, ना कि कार्बन फार्मिंग। ठीक है, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल हाँ, जब हम कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों और जैव कारकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो उसको हम कहते हैं कार्बनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती। ठीक है, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? माइक्रो रिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थोरिंजियनिस, तो इनमें से कौन सा है? पहला भी है और दूसरा भी है। ठीक है, तो ये बी वाला हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आगे देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की आपको खेती करनी है तो उसके लिए क्या डालेंगे खेत के अंदर? क्या आप नाइट्रोजन डालेंगे, पोटेशियम, लोहा या तांबा? तो किसको डालेंगे हम इसमें? नाइट्रोजन को डालेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो होगा उसका उपयोग किया जाएगा किसमें? गेहूं की खेती के लिए। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, किसमें उन्नति होती है? स्वास्थ्य में, अर्थनीतिकी, आगे और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं तो देख लेते हैं, ग्रह की या सड़क की। तो किसकी उन्नति होगी? सिंपल सा है कि ना ग्रह की होगी ना सड़क की होगी, किसकी होगी? फसल की होगी। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया हुआ था? बी वाला, अर्थनीति की। ठीक है, तो यही होगा, स्वास्थ्य की भी नहीं होगी, अर्थनीति की ही होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। तो कंकाल और मांसपेशी तंत्र है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। तो कौन से होते हैं? वर्टिब्रे होते हैं, कार्पल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होता है? कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अब जो देखो, उपास्थि भी कहते हैं इसको, कार्टिलेज को ही। ये संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी वजह से ये ठोस नहीं होती उतनी ज़्यादा, अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? हड्डियों के बीच का जो घर्षण होता है वो कम हो जाएगा, तो दर्द नहीं होगा हड्डियों में। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान, कंठ में, श्वास नली में भी ये उपस्थित रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा गलत कथन है वो आपको बताना है। तो देखो, मांसपेशियां बोला हुआ केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल हड्डी को ही धक्का देंगी, है ना। आगे मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो जो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से मांसपेशियां सिकुड़ पाती हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? तो वो क्या होता है? एक्टिन है और मायोसिन है। तो एक्टिन और मायोसिन नामक 2 प्रोटीन हैं जो मांसपेशियों को संकुचन में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो कौन सी जगह पे उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल में, नाक में, अग्नाशय में, फेफड़े में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखो, तो उपकरण जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये कैसे होते हैं? महीन और चिकनी झिल्ली वाले टिश्यूज होते हैं जो शरीर के भीतर समस्त अंगों में जो बाह्य प्रकोष्ठ होता है उसको घेरे हुए रहते हैं।
आच्छादित करके रखते हैं। उपकला उत्तक जो होते हैं वो शरीर के अलग अलग अंगों जैसे जिह्वा पे भी हैं, वक्र नली जो है वहाँ पे भी रहता है, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान, ये सारी जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? क्या ये 20% है, 30%, 40% या 50%? तो ये कैसी होगी, 50%। ठीक है, तो जो वयस्क व्यक्ति है उसमें कुल संख्या जो है हड्डियों की वो 2 से 6 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हाथों और पैरों की हड्डियां होंगी वो कुल संख्या उनकी 106 हो जाएगी, जो कि सभी हड्डियां जो कि 206 है उसका लगभग 50% हो जाता है। ठीक है, हड्डियों की जो पढ़ाई है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो क्या ये जियोलॉजी है, सेरोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी या ओरोलॉजी? तो ये क्या होता है, ऑस्ट्रियोलॉजी होता है। हड्डियों की पढ़ाई को ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे भी दिया हुआ देखो, ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन और सोरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर जो सिरम होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो कशेरुक रज्जु जो है उसमें से कितनी जोड़ी कोशिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी कोशिकाएं हमारी निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपने देखा ही होगा है ना कि एक बार दांत टूट गए दोबारा आ गए, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, 12 दांत केवल ऐसे हैं जो केवल एक ही बार विकसित होंगे, बाकी के जो 20 दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 32, 30 या 34? तो मनुष्य जो है, एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें अभी हमने देखा 206 टोटल हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में अस्थियों की जो कुल संख्या है वो 29 है। ठीक है, इसमें से 8 जो हैं वो मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल है, अर्थात उसमें कपाल होगा। ठीक है, शेष जो 14 हड्डियां हैं वो चेहरे की हैं, 6 मध्य कणों की तथा हेवाइड नामक अस्थि होती है इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के ये 29 हड्डियां हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठोस होती है, सरंध्री होती है, किलक होती है। अब देखो, खोखली अगर होगी तो क्या होगा, जो सारा भार है हमारा वो पैरों पे ही है, और फिर हमारे पैर क्या होंगे, हमारे भार को नहीं उठा पाएंगे। तो इसके लिए कैसी हड्डी होनी चाहिए, ठोस हड्डी होनी चाहिए, ताकि हमारे भार को उठा पाए। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो कितनी संख्या होगी, एक वयस्क में कितनी संख्या होती है, 206, तो वो इनमें से कोई भी नहीं है, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 206 हो जाएगी। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत कृंतक, या वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स। देखो, अपेंडिक्स का सुना ही होगा, ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, जो ये नीचे की तरफ हमारा पिन्ना लटका हुआ होता है कान का, इस तरीके से। ठीक है, कान है अगर ये हमारा, तो यहाँ नीचे जो ये लटका हुआ है इसका भी कोई ऐसा रोल नहीं है जिसको हम छिदवा लेते हैं ना, तो ये है। और नेक्टिटेन पर्दा जो है इसका भी कोई हमारा रोल नहीं है, पर जो हमारे सामने वाले दांत है, कृंतक हैं, इंसीजर्स हैं,
जिससे हम चीज़ों को काट पाते हैं। इनका रोल है ना, ये हमारे उपयोग के लिए है। आगे देखिए, डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो क्या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? उपास्थि, अस्थिबंध, कंडरा, अंतरालीय द्रव। तो कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। ठीक है, कंडरा को ही टेंडन कहते हैं। टेंडन मांसपेशी जो होती है, टेंडन जो होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन शरीर के हड्डियों की जो संरचना होती है उसको हिलने डुलने में भी मदद करती है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। तो जो जोड़ कंधे पे पाया जाता है वो और कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है नितंब में। ठीक है, तो नितंब में भी वही कंधे वाला जोड़ ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो कौन हमारे तापमान को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है सही से? त्वचा, दिल, पेट या फेफड़ा? तो इसमें कौन है? त्वचा, क्योंकि त्वचा जो है वो सीधा बाह्य जो वातावरण है उसके संपर्क में रहती है। तो जैसे भी मान लीजिए बाहर गर्मी ज़्यादा है तो अंदर से आपको पसीना आना शुरू होगा, जो सरफेस है उसको ठंडा किया जाएगा इवेपरेशन के थ्रू, तो वो आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। स्टेपेडियस है एक, तो स्टेपेडियस क्या होता है? एक मांसपेशी होती है। ठीक है, स्टेपेडियस एक मांसपेशी है। ये छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपी हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। इसी से ध्वनि जो है वो नियंत्रित होती है। आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से ये बचाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पाचन तंत्र में। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है वो किसको पचाता है? वो किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। जब यही इंसुलिन नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पच पाते हैं, तो शुगर का हम जो रोग कहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किसकी फॉर्म में जमा होगी? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में? नहीं। प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? तो किस में जमा होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को, रीढ़ की हड्डी को, शरीर के जोड़ को, या आंत को? तो किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी के रोग भी दिए हैं, जैसे टाइफाइड और हैजा है वो आंत को प्रभावित करता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। टेटनस है, कोढ़ है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डिथीरिया है, काली खांसी है, डिप्थीरिया काली खांसी, ये श्वास नली को हमारी प्रभावित करता है। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होगा? यकृत होता है। ठीक है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो लाइपेज एंजाइम जो है हमारे शरीर में वो कहाँ से निकलता है? गुर्दे से, यकृत से, अग्नाशय से, या हृदय से? तो ये कहाँ से निकलता है? यकृत से। ठीक है, हमारा जो भोजन है, भोजन सामग्री में अधिकांश जो लिपिड होते हैं वो सरल वसाओं में अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। जो लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ये लिपिड को वसीय अम्लों और जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं उसमें विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय और आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, पित्त में कोई पादप जो एंजाइम हो वो नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में और अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है? जो वसा है उसको अम्लीकरण कर देता है, उसका एम्लिफिकेशन कर देता है, ताकि जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता कर सके। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये कौन सा होता है? पेप्सिन और ऑक्सीडेट्स
एमाइलेज उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कौन सा होता है? एमाइलेज होता है, ठीक है। और ये किसको पचाना शुरू कर देता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में मददगार होता है। कड़वाहट के लिए मानव जिम का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कहाँ से हमें कड़वापन लगता है? हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा है जो इसके लिए संवेदनशील है? नोक, टिप, पीछे का भाग, मध्य भाग या किनारा। तो जब आप देखोगे पूरे स्ट्रक्चर को जीभ के, तो उसमें पीछे का जो भाग है वो कड़वाहट के लिए जिम्मेदार है। जो मानव जीभ का आगे का छोर है वो मीठे को देखता है, पीछे का भाग जो है वो कड़वे को, पार्श्व किनारे जो हैं वो खट्टेपन को, ठीक है। अग्र छोर जो है और किनारे हैं वो नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है? जो दोनों करती हो। थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है? अग्नाशय है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक और कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य हैं। एक तो बाह्य स्रावी कार्य जो है, इसमें मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में ये सहायता करता है। दूसरा अंतःस्रावी जो है उसके अंतर्गत क्या करता है? रक्त शर्करा को विनियमित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, नमकीन, उमामी, तीखा, खट्टा, मसालेदार और कड़वा। देखो तो अलग अलग दिए हुए 3 और 6, यानी कि नमकीन और खट्टा नहीं है। तो अभी हमने देखा खट्टा तो है ही, ठीक है। फिर 2, 5, 7 दिया हुआ है। देखो तो मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा जो उमामी है ये जीभ के स्वाद हैं। बाकी का जो है उसको हटा दो, ठीक है। सिंपल। विटामिन और पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं बिल्कुल है, चावल बिल्कुल है, जौ है, मक्का है। तो कौन सा नहीं है? चावल। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, कि बाकी की चीजें बहुत कम हो। तो गेहूं में भी बाकी चीजें हैं, जौ में भी है, मक्के में भी। चावल में मूलतः ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। आगे, मानव शरीर में होता है, क्या होता है? लगभग 70% पानी, 20 से 30। तो ये तो सिंपल है, 70% पानी होता है, पता ही है सबको। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा जो होता है वो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा विटामिन B3, नियासिन जिसको कहते हैं, इसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। पेलाग्रा रोग में होगा क्या? दस्त लगेगा, त्वचा रोग होंगे, भ्रम होने की स्थिति होने का भी इसमें खतरा रहता है। कोबालामिन जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन विटामिन B12 जो है इसको कोबालामिन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला। विटामिन पे तो एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलना ही मिलना है, ठीक है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, के या डी? तो इसमें विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्के बनाने के लिए कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। एंथीमोरेजिक भी कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके ऑपरेशन में आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो ब्लड को रोकना चाहेंगे तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा है? विटामिन के को ही इसमें भी उपयोग किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरल कहते हैं? एग्रोकैल्सिफेरल किसे कहते हैं? तो विटामिन D2 जो है इसको एग्रोकैल्सिफेरल कहते हैं। विटामिन D2 को एग्रोकैल्सिफेरल कहते हैं, जबकि जो विटामिन D3 है इसको कैल्सिफेरल कहते हैं। और विटामिन D2 जो है, डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की चर्बी, मछली के तेल आदि में मिलता है।
मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जियोफ्लेमिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्ताल्पता, फिर क्या है? एग्रो कैल्सिफेरल रिकेट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें जो है वो बी वाला है, टोकोफेरॉल जो है, इससे बेरीबेरी नहीं होता है। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं? इसके जो केमिकल नेम्स हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे रेटिनॉल है, इसको क्या कहते हैं? विटामिन ए कहते हैं। इसकी जो कमी होती है इससे क्या होता है? इससे होता है जीरोथैल्मिया रोग। ठीक है, साइनोकोबालामाइन जो होता है ये B12 को कहा जाता है और इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है। विटामिन डी जो है इसको कॉली कैल्सिफेरॉल D3 कहते हैं और इससे आर्गो कैल्सिफेरॉल D2 जो है इसकी कमी से रिकेट्स होता है। बेरीबेरी विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से होता है। ठीक है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। तो ये नाम भी इसके याद कर लेने अच्छे से, है ना। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और कहाँ से वो मिलते हैं, मतलब कौन से विटामिन है और किन चीज़ों से वो मिल रहे हैं। विटामिन B1 जो है वो संतरे से मिलता है, तो ऐसा है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल, विटामिन के एल्फॉल्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ई वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश जो है, कॉड यकृत तेल विटामिन डी इसके समृद्ध स्रोत होते हैं। गेहूं अंकुरित तेल जो व्हीट ग्राम ऑयल है वो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा जो है, अल्फा वो विटामिन के का प्रचुर मात्रा में वहाँ से मिलता है। जो संतरा है वो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तब भी उसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए विकल्प जो ई है वो सही होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो वो होता है B12 में। ठीक है, कोबाल्ट जो है वो एक खनिज लवण है जो कि B12 के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए उपयोगी है? ग्रोथ के लिए उपयोगी होता है। कौन सा? B12। ठीक, विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा? संधिवात, गुर्दे की विकृति, स्कर्वी, श्वसन तंत्र की बीमारी। तो क्या होता है इससे? स्कर्वी होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या प्रोटीन है? तो क्या है ये? क्या है ये? एक प्रोटीन है। क्या? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैगरहैंस से इसकी जो द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं होती हैं इससे स्रावित होता है। ठीक है, ये एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ये करता क्या है? ये शरीर में जो ग्लूकोज के उपापचयन होता है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज का, उसको पचाने में ये काम करता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। तो कौन है उत्तरदायी पदार्थ? बैक्टीरिया, डीएनए, इंसुलिन या एंजाइम। तो एंजाइम होते हैं। ठीक है, इन्हें ही उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक, तो ये एक तरीके से जैविक उत्प्रेरक है। आगे देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो कौन सा होता है? विटामिन
सी होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो किसका है? विटामिन सी का घटिया स्रोत है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो स्कर्वी, थायमीन, ट्यूबरक्लोसिस, एटीएस, टीटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्वीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से बताना कौन सा जोड़ा सही मिला हुआ है। तो जो मलेरिया है वो क्लोरोक्विन से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी है तो कौन सी सबसे मीठी चीनी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज। तो कौन सी होती है? फ्रक्टोज जो है वो इनमें से सबसे मीठी चीनी होती है। शर्कराओं में सबसे मीठी है तो इनमें कौन सी सबसे मीठी है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज। तो इसमें भी फ्रुक्टोज ही है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की कमी खराबी किसकी वजह से होती है? सुना ही है सबने, आयोडीन की कमी की वजह से, है ना। और इसी से ही घेंगा रोग भी होता है। ठीक, देखो, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्रावन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावण बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा गॉइटर नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है तो किस में उपलब्ध है? आलू में, टमाटर में, पालक में या गाजर में? तो ये गाजर में सबसे अधिक इसमें उपलब्ध है। हालांकि पालक वगैरह में भी होता है पर जो ऑप्शन दिया उसमें गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गेहूं, शहद, मूंगफली, गाजर। अब ये सही प्रश्न है कि सबसे अच्छा पूछा है तो इसमें गाजर है। ठीक है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है तो खमीर का उपयोग किस में किया जाता है? चीनी, शराब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो किस में करते हैं? शराब में करते हैं। जो खमीर यानी यीस्ट जो होता है इसको डाला जाता है बियर जैसे जो मादक पेय होते हैं उनको बनाने के लिए। उसमें करते क्या है कि जो भी फल सब्जियों का जो जूस होगा उसमें इसको डालते हैं यीस्ट को, और उसमें किण्वन होता रहता है और इससे ये उसको सड़ा देते हैं अच्छी तरीके से, है ना। श्वसन तंत्र पढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो कौन सी बढ़ाती है? श्वसन, ज्वालामुखी उद्भेदन, प्रकाश संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का क्षय। किसको बढ़ाना है? ऑक्सीजन को बढ़ाना है। किससे बढ़ेगा? प्रकाश संश्लेषण से बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है तो जब निश्वसन करते हैं हम तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? तो डॉक्टर कब घोषित करता है कि कोई व्यक्ति मृत हो चुका है? नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। तो बिल्कुल सभी तीनों जब ये होंगे तो डॉक्टर कहेगा कि हाँ अब ये व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, देखिए कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो क्या होता है? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक है या मृदा प्रदूषक है? तो ये क्या होता है? ये वायु प्रदूषक होता है। छोटे छोटे से बहुत ही इस तरीके के पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो वायु है वो जब आप इनहेल करोगे, उसको ग्रहण करोगे,
तो उस जटिल मिश्रण को आप अंदर ले जाओगे अपने फेफड़ों में, और जिसकी वजह से आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। निमोनिया एक संक्रमण है, तो किस चीज़ का संक्रमण है? तंत्रिका का, रक्त का, फेफड़ों का या त्वचा का? तो ये हमारे फेफड़ों का एक संक्रमण है निमोनिया जो है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़, तो क्यों नहीं सोना चाहिए रात को पेड़ के नीचे? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पेड़ मुक्त कर रहे होते हैं। जो प्रक्रिया दिन में चल रही होती है उसके बिल्कुल उलट प्रक्रिया रात में पेड़ों के साथ चल रही होती है, इसलिए मना किया जाता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो जब आप नॉर्मल सांस ले रहा है कोई स्तनधारी, तो किस प्रकार से डायफ्राम होता है? तो डायफ्राम उस समय पे चपटा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो 1 पद में, 6 में, 3 में, उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, देखो एरोबिक श्वसन जो होता है इसके दौरान 3 अलग अलग चरणों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, इसका निष्पादन होगा। ये चरण क्या क्या है? पहले होता है सिटाइल, CO जो है उस COA, इसका निर्माण के समय पे। दूसरा क्रेबस चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो एसिड होता है उसके निर्माण के समय में। और तीसरा क्रेब्स चक्र में स्यूनिक जो अम्ल है उसके निर्माण के समय में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 प्रकार से होता है। परिसंचरण तंत्र है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो किसकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी शरीर की वो सबसे अधिक प्रभावित होती है? इनमें से RBC से, प्लेटलेट से, लिम्फोसाइट से, उपयुक्त में से 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें लिम्फोसाइट्स जो है उसकी वजह से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार हैं। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती हैं और रक्त एवं लसिका उत्तक में पाई जाती है। 2 मुख्य प्रकार के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, इन लिम्फोसाइट्स में B और लिम्फोसाइट T होते हैं। लिम्फोसाइट B एंटीबॉडी बनाते हैं और लिम्फोसाइट T जो है ये ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है ये एक प्रकार की क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? 2 प्रकार की हैं, एक तो हो गई आपकी B, दूसरी हो गई T। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसरों का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन से हैं? तो ये कौन सी रक्त कणिकाएं होती हैं? ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया जो है वो रक्त संबंधी कैंसर का समूह है जिसमें जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें रुधिर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, WBCs होती हैं, उसकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। अब इसमें उल्लेखनीय चीज़ ये है, जो WBCs हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक जो प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये इस तरीके से बिना किसी रोक टोक के बढ़ने लग जाएं तो फिर ये समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो कितना लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर? तो ये 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, रक्ताल्पता का नियंत्रण, ऊर्जा का उपयोग। तो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? जब हृदय संकुचित हो रहा है तो वापस रक्त को आने से उसमें कौन रोकता है? अलिंद की मोटी दीवारें, निलयों की मोटी
मांसल दीवारें, हृदय के वॉल्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन रोकता है? हृदय के जो वॉल्व होते हैं वो इसको रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी डैश में भी संगत होना चाहिए। RH कारक में सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहता है? RH कारक, जो RH फैक्टर होता है उसकी वजह से रहता है। ठीक है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब के माप को किस में मापते हैं? ठीक है, कौन से यंत्र से मापते हैं? तो इसमें स्फेरोमीटर या एनीमोमीटर, एमीटर या स्फिग्मोमीटर। ठीक है, तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उससे इसको नापा जाता है। मनुष्य का जो औसत रक्तचाप है वो 120 से 80 रहता है। धमनियों में जो रक्त का दबाव है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब कहते हैं, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, और दूसरे को प्रसारण दाब या डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर जो प्रकुंचन दाब है वो 120 मिली Hg होता है और प्रसारण दाब जो है वो 80 मिली Hg होता है। ठीक है, रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। जो देखते होगे ना आप डॉक्टर के पास, वो यही होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, अग्नाशय, तिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ बनते हैं? ये पिल्ली में बनते हैं, पिल्ली तिल्ली जिसको कहते हैं। ठीक है, और साथ में ही ये अस्थिमज्जा में भी बनते हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर में तिल्ली, पिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBCs होती हैं, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं। सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य ये स्थापित करती रहती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो इसमें रक्त के संचालन में कौन मदद करता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट या एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो रक्त के संचलन में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, और किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे दक्षिण अफ्रीका के। वो एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सबसे पहले मानव हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन, ट्रांसप्लांटेशन किया था। ठीक है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है जो सबको डोनेट कर सकता है, सबको अपना रक्त दे सकता है। तो वो कौन सा होता है? O ग्रुप होता है। ठीक है, O ग्रुप जो होता है, वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। यही दूसरा जो AB वर्ग है उसके व्यक्ति किसी भी वर्ग का रुधिर ले सकते हैं। ठीक है, परंतु जो इसका रुधिर होगा वो दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः जो AB वर्ग का व्यक्ति होगा वो सर्वात्रिक ग्राही है, मतलब वो सबसे रक्त ले सकता है। और O ग्रुप का जो व्यक्ति है वो सर्वदाता है, वो सबको ग्रुप अपना दे सकता है, अपना जो ब्लड है वो दे सकता है। ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो अभी देखा हमने कौन सा है? AB है। आगे चलते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन जो है उसमें कौन सी धातु होती है? लौह धातु होती है, लोहा हमारा होता है मायोग्लोबिन में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो क्या कहते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसी में जब हमारा जो आंतरिक रूप से नहीं हो पाता है शुद्धिकरण, तब हमें जो युक्तियां हैं, इस तरीके की मशीनें हैं डायलिसिस की, उनका उपयोग करना पड़ता है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की। ठीक है, ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तब जो ग्लूकोज है उसको नियंत्रित नहीं किया जा पाता है और उसकी वजह से मधुमेह होता है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल स्राव से, वसा अवशोषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वसा अवशोषण से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो कौन शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे सबसे अधिक जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? तो कौन सी है? ये है हमारी लिम्फोसाइट्स, जो WBCs होते हैं। ठीक है, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक इन पे निर्भर करती है। आगे देखते हैं। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो टैकीकार्डिया जो है, इसके अंदर हृदय गति तेज हो जाती है। ये एक चिकित्सीय शब्द है जो हृदय गति से संबंधित है। जब 1 मिनट में हृदय 100 से अधिक बार धड़कता है तो चिकित्सा विज्ञान में इसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। अब उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। जो हमारा वृक्क है उसमें से कितना औसत रक्त प्रवाह होता है? 1000 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी या 1200 सीसी? तो ये 1200 सीसी रहता है। जो वृक्क है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य हमारे रक्त की शुद्धि को करना है। ठीक है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको ये वहाँ से निकाल के मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। मनुष्य जो वृक्क है वो प्रतिदिन लगभग जो 1500 लीटर रक्त है उसका शुद्धिकरण करता है और लगभग 1.5 लीटर जो मूत्र है उसमें तब्दील करता है उसको। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो कौन सी ग्रंथि रहती है? यकृत, पिनियल, अग्नाशय, अधिवृक्क या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अधिवृक्क है जो कि यहाँ पे रहती है, जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो जो मानव गुर्दा है उसमें निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तंत्रिका तंत्र। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? EEG जो है वो किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय, दिल, यकृत, मस्तिष्क या अग्नाशय? तो ये मस्तिष्क के लिए होता है। EEG जो है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो है वो मस्तिष्क की विद्युतीय जो गतिविधि है उसको मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्धन यानी डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो कौन सा विकिरण है? ये इंफ्रारेड विकिरण है जिसको मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? पिनियल ग्रंथि, मेमरी, पिट्यूटरी या अश्रु ग्रंथि? तो जो पिनियल ग्रंथि है इसको मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, मानव का जो मस्तिष्क है इसमें स्थित अत्यंत छोटी सी ग्रंथि होती है पिनियल ग्लैंड जो होती है। ठीक है, मानव शरीर की तीसरी आंख इसको कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस होता है वहाँ पे स्थित होती है। इसके अन्य नामों में कोनेरियम कहा जाता है इसको और एपिफाइसिस भी इसे कहते हैं। ये मेलाटोनिन जो होता है उस हार्मोन को स्रावित करती है जो कि शरीर की जो जैविक घड़ी है, जो बायोलॉजिकल हमारी क्लॉक होती है, उसको विनियमित करने में भूमिका निभाती है कि कब हमें नींद आएगी, कब हम उठेंगे, वो सारी चीज़ें इसी से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से भी
एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन बिल्कुल है, पेनिसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में ये इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, नर का मादा के प्रति जो आकर्षण होता है इसकी विशेष भूमिका रहती है इसमें, इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन जो है, पेनिसिलिन है, ये सारे एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसमें से कौन सा है? आरएनए हार्मोन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन है, इन्वर्टेज नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड भी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो किसकी वजह से स्तन ग्रंथियों से दूध निकल पाता है? तो वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही निकल पाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो कौन से हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिला होता है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके अंदर आयोडीन मिला होता है। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है? वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, वहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे ये स्थित होती है, छोटी सी ग्रंथि है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणालियों की स्वपोषी प्रक्रिया। तो प्रणालियों की स्वपोषी जो क्रिया है वो परिवर्धन, वो सहज प्रणाली का परिवर्धन है। ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। मानव शरीर का जो तापक्रम है वो साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। मानव शरीर के ताप के स्थिर बने रहने का कारण जो है वो शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली है। ठीक है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो है वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता रहता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, अभी देखा है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लिगेटा से आरंभ होकर कशेरु दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये कौन सा है? TSH हार्मोन है। ठीक है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। ठीक है, आने वाली और जाने वाली आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? समझ आ गया है ना। देखिए, जनन एवं भ्रूणीय विकास। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे किरण, पराध्वनिक तरंगें, पराबैंगनी किरणें या सूक्ष्म तरंगें? तो जो पराध्वनिक तरंगें होती हैं उसका उपयोग किया जाता है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए। अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। महिला सेक्स हार्मोन है तो कौन सा है इसमें से? महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? जो भ्रूण है वो किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? तो जो बीज है उसके अंदर भ्रूण मिलता है। ठीक है, पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। लैंगिक जनन के आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से,
जीन के मिश्रण फ्लिंग से या उपयुक्त सभी से, तो ये उपयुक्त सभी से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पादप कार्यकी है, प्रकाश संश्लेषण है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या पेरोक्सीसोम में। तो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है कि एक्स्ट्रा क्या बनता है उसमें? तो CO2 ऊर्जा, शर्करा या O2। तो देखो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट तो होती है और ऊर्जा बनती भी है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, O2 इसमें से निकलता है, तो ये उपोत्पाद है उसका। ठीक, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सीसोम में। तो कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ये बदल जाती है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या अवशोषण। तो परासरण द्वारा जो पानी है मिट्टी से जड़ों में बहता है, ठीक है, उससे गुजरता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरा प्रकाश संश्लेषी वर्णक पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो किसको करता है? लाल और नीले प्रकाश को। ठीक है, उसके तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है जो प्रकाश संश्लेषण का ही अध्ययन करती हो। तो कौन सी शाखा है? पादप कार्य की शाखा है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन करती है पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? कोशिका द्रव्य, पूरस, माइटोकॉन्ड्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं होती हैं, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में ये कार्य होता है। ठीक है, यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मोसोफिल उत्तक में होती है। कौन सी क्रिया? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। तो किसने पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज की? तो ये गार्नर और एलार्ड थे जिन्होंने इसकी खोज की पौधों में। ठीक है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले वो थे। पादप पोषण है, अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि क्यों अदरक तना है जबकि जड़ नहीं है? इसमें नोड और एंटरनोड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? नोड और एंटरनोड होते हैं, इसी वजह से ये तना है जबकि जड़ नहीं है। ठीक है, परागण की सुपरिभाषा है। परागण की परिभाषा क्या होगी? पराग कण का पराग केशर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, पराग कण का अंकुरण, पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, पराग कण का पराग केशर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक बीज, एक भ्रूणपोष। तो क्या है ये? एक भ्रूणीय टहनी है। ठीक है, पौधों को नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उग जाएं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उग जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? जो लवणता में उग जाएं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इनको लवण मृदोद्भिद या फिर हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है,
निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो किसने किया इसमें से? अदरक, मूली, गाजर, चुकंदर। तो इसमें से अदरक ने खुद को इस तरीके से संशोधित किया है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित, प्रकाश, वायुमंडलीय, मृदा। तो किससे करते हैं? मृदा से करते हैं। ठीक है। हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं उससे स्वयं के लिए। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक जो तत्व होते हैं भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व न्यूट्रिक एलिमेंट जो होते हैं कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी संयंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। संवहनीय वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पैरेन्काइमा टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। ठीक है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जो जल होता है और खनिज पोषक तत्व होते हैं पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन उत्तक होता है उससे जाते हैं। ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, इन दोनों से। तो बीजों और तना काट दोनों से मिलता है। ठीक है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की या नाइट्रोजन की? तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को वहीं से पूरा करते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो कौन सा वर्णक आवश्यक होता है इसमें? लेगिमोग्लोबिन। ठीक है। लेगिमोग्लोबिन होगा तभी वो इस कार्य को कर पाएगा। लेगिमिन्स पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेगिमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। ठीक है। आगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से। ठीक है। तो कौन सा है? पुष्प है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो और किस में मदद करता है? भोजन के भंडारण में, भोजन पौधे के को आकार देने में, प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में। तो एक से अधिक हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केले, गन्ना, कपास, आम। तो केले का तना नहीं काटते हैं, आम का भी तना नहीं काटते हैं, पर गन्ने का तना काट के उसको लगा दिया जाता है। ठीक है। मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? ये एक शाक है। मटर एक शाक पौधा है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो क्या होता है? फलियों में प्रोटीन होता है। जितनी भी दालें हैं, फलियां हैं, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो किसमें परिवर्तन के कारण होते हैं? जो कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति है उससे? नहीं। कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना से? नहीं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा से? जी हाँ। जब अंदर पानी ज़्यादा होगा, बाहर पानी निकालना है, इस तरीके से स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। जब बाहर से अंदर चाहिए, ओपन हो जाएगा, बाहर से अंदर चला जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा मेल सही नहीं है ये बताना है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। तो ये वाला सही नहीं है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता कहते हैं उसे, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये दोनों तो है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया। आगे चलिए,
सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है। तो सक्शन पुल जो होता है उसकी वजह से बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। तो ये किस वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। ठीक है, आगे लीची का खाद्य भाग है। लीची का कौन सा खाद्य भाग है? एरियल, थैलेमस, बीज कोट। तो इसमें से कौन सा है? एरियल है, जो ऊपर का भाग है। ठीक है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि तो अभी देखा था हमने, क्योंकि इसमें गांठ है, पर्व होते हैं। ठीक है, अदरक में जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। ठीक है, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। तो क्या है? ऑस्मोटिक दाब है। ठीक, जल प्रवेश का कारण कौन है? ऑस्मोटिक दाब है। आगे देखते हैं, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? केमोनेस्टी, हाइड्रोट्रोपिज्म, थर्मोनेस्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? संवेदनशील जो पौधे हैं, जिसको मिमोसा पुडिका की पत्तियां जो होती हैं, इसकी गति को सिस्मोनेस्टी कंजंशियल अनुक्रिया कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं, जिससे पौधे को छूने या किसी प्रकार के हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, पादप जनन है अगला। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल यानी कि जो पूरी तरीके से फल के जो गुणधर्म है उनको पूरा नहीं करता है। सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो जो सेब है वो इसमें नहीं आता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों, तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है, कि खाली ओवरी नहीं शामिल हो रही और भी उसके जो पार्ट हैं वो शामिल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए सेब है, काजू है, नाशपाती है। ठीक है, पाइन, फर, स्प्रूज, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? इनको अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है? तो ये होती है हमारी अंडवाहिनी में। ठीक है, फूल का फल बनाता है। फूल का फल बनाता है बाह्यदल, पंखुड़ी, अपरा या अंडाशय। तो कौन बनाता है? अंडाशय बनाता है। ठीक है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? फल, तना, जड़, फूल की कली। तो किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। लौंग जो है क्लॉव, बंद कलियां एवं पुष्प कलिका है, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांत के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम शाइजीजियम एरोमेटिकम है। ठीक है, शाइजीजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल बिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार ओवल शेप में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करकुमा लोगों कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? करकुमा लोंगो। तो करकुमा लोंगो हल्दी का एक रासायनिक नाम है। ठीक है, अब इसमें बाकी के भी हैं, जैसे देखो करकुमा लोंगो। ठीक है, ये हल्दी का हो गया जिसको टर्मरिक भी कहते हैं। जीरा, क्यूमिन, इसका वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम है। साइमिनम। ठीक है, लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिजिगियम एरोमेटिकम।
ठीक है। धनिए का कोरिएंडर कहते हैं इसको, इसका वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम साइटिवम, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है। इल्यूनिन प्राप्त होता है, तो इल्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है? इल्यूनिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से। तो ये किससे प्राप्त होता है? डेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से एस्पिरिन मिलती है, ठीक है। तो एस्पिरिन जो है ये कैसी होती है? एंटी पायरेटिक होती है। ज्वरहर दवाएं हैं जो वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो विलो वृक्ष है, वहाँ से ये एस्पिरिन मिलती है। एस्पिरिन है प्रतिजैविकी, शामक, एंटीपायरेटिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी है, एंटीपायरेटिक है, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो कौन सा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष? ये सिकोवा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो वृक्ष है रेडवुड, सिकोवा सेपर विरेनस है, या सिकोवा कहते हैं इसको। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा जो है वो एंजियोस्पर्म वोल्फिया होता है, ठीक है। तो ये वृक्ष होता है। आगे 26वां, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है ग्रीन एल्गी, स्नो लेपर्ड, चाइना रोज, राना टाइग्रीना। तो कौन सा है? राना टाइग्रीना है, ठीक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किसमें इसमें अधिकतम प्रोटीन होता है? तो चना, मटर, अरहर। देखो है सब में, पर सबसे अधिक कौन सा है इसमें? सोयाबीन। सोयाबीन में इनमें सबसे ज़्यादा होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है संसार का? कमल या रेफ्लेशिया, बहुत बड़ा कैक्टस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफ्लेशिया है। ये इंडोनेशियाई ये इंडोनेशिया के जो वर्षावन है उसमें पाया जाता है। डॉक्टर जोसेफ आर्नोल्ड द्वारा 1818 में इसे पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक था तथा वजन जो था वो 10 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कपड़ा है और उसकी उत्पत्ति है। लिनेन जो है नारियल का पौधा, जूट, जॉट, कायर, मोहायर, डाउन, ठीक है। सन का पौधा, बत्तख और खरीज, तो इसको मिलाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो जो ये वाला है लिनेन है, तो लिनेन के लिए क्या होगा? ए के लिए सेकंड हो जाएगा सन का पौधा, ठीक है। फिर जो ये है कायर है, कायर के लिए नारियल का पौधा हो जाएगा। मोहायर जो है वो अंगूरा बकरी से मिलेगा, और डाउन जो है वो बत्तख और ग्रीज के पंख से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रोग हैं और उसके उपचार हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, फफूंद, विषाणु। तो किससे होता है? ये एक विषाणु से होता है, ठीक है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV से कौन सा होता है? एड्स रोग होता है, ठीक। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो कौन सबसे सामान्य वाहक है संक्रामक का? मक्खी, ठीक है। जो मक्खियाँ होती हैं वो होती हैं, ठीक। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, जीवित श्रेणी SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक वायरस SARS-CoV-2 प्रवेश करा के, ठीक है। SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश करा के, ठीक है। देखो तो जो कोविड टीका है वो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित जो क्षीण SARS-CoV-2 वायरस है उसका प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। विदित है कि कोविड टीकों में स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिक कोड से बना है
जिसको मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाता है तो यह मैसेंजर आरएनए जो है वो व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करता है तथा कोविड-19 के समान प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने हेतु एक प्रोटीन का उत्पादन कराता है, ताकि जब आगे आपको सही में संक्रमण हो तो वो पहले से ही आपके पास प्रोटीन संश्लेषित है और उससे आपका बचाव हो सके। जीवाणु जनित रोग, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक हैं तो कौन सी एंटीबायोटिक हैं? पेनिसिलिन है, बिल्कुल है, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और सल्फाडाइजीन। तो उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन और जो सल्फाडाइजीन है ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है तो कितना होता है उद्भवन काल? 30 से 180 दिन होता है। ठीक है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं तो किसके विशिष्ट उदाहरण हैं? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के। टाइफाइड और कॉलरा, तो ये किसके उदाहरण हैं? जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, प्लेग या क्षय रोग। तो इसका उपयोग किया जाता है क्षय रोग को रोकने के लिए। बीसीजी का टीका जिसको बैसिलस कालमेट, ग्यूरीन का टीका तपेदिक या क्षय रोग टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद ना लगाया गया हो तो शिशु के जन्म के 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अधिक अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो किसकी मदद से बदला जा सकता है? बैक्टीरिया की मदद से बदला जा सकता है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो कौन सा रोग है जिससे सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, 5 लाख भारतीय मर रहे हैं? वो है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु यहाँ पे हो रही है। कवकजनिक रोग मृत जीवों के अपघटक हैं। ठीक है, मृत जीवों के अपघटक कौन है? वायरस, जीवाणु, कवक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जीवाणु और कवक दोनों ही होते हैं। ठीक है, अन्य परजीवी रोग हैं। मादा एनोफ्लिजी को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती हैं। तो क्या है? अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती हैं, इस वजह से अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे 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 नेक्स्ट है इसमें मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? धूप से जलना, सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। तो क्या हो सकता है इसका? ए वाला है, सारे ही कार्य हो सकते हैं ये। ठीक है, हीनताजन्य, असंक्रामक व अन्य रोग। शरीर में लोहे की कमी होने से क्या होता है? तो क्या होगा? रक्त अल्पता हो जाएगी। ठीक है, अगर लोहे की कमी है शरीर में। ओकोजीन संबंधित है। ओकोजीन किससे संबंधित है? कर्क रोग से संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ओकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी जो पहचान थी वो SRC के रूप में की गई थी, वर्ष 1970-72 में खोजा गया था। घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉय सार्कोम वायरस का नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो कौन से को ल्यूकेमिया में उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 को भी उपयोग किया जाता है और P जो 32 है उसका भी उपयोग इसमें किया जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो तंबाकू, आयनीय विकिरण, एल्कोहल या पराबैंगनी किरणें। तो आयनिक विकिरण है जो कीमियो वगैरह किया जाता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, साथ में ये उत्तेजित भी कर सकता है ऐसे कोशिकाओं के
अनियंत्रित बढ़ने को। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, आगे, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, तो ऐसे छोटे काले मच्छर से तो नहीं होता है। एनाफिलिस जो मादा मच्छर होगी, ठीक है। पैरासाइट वाले मच्छर, ठीक है, तो जिसमें पैरासाइट मच्छर होंगे, पैरासाइट्स होंगे जिस मच्छर में, उसकी वजह से वो होगा। ट्रैकोमा रोग का संबंध है, तो ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। ट्रैकोमा रोग में क्या होता है? संक्रामक रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण के कारण पलकों की भीतरी जो सतह होती है वो खुरदुरी हो जाती है। इस खुरदुरेपन से आंखों में दर्द रहता है, कॉर्निया का टूटना और अंततः अंधापन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। देखो, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिस्पेनिया और एनोस्मिया। ठीक है, तो इसमें एनोरेक्सिया जो है वो नींद संबंधी विकार बताया हुआ है, हालांकि ऐसा है नहीं। देखो, इनको एक एक करके सबको देख लेते हैं। जो एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है? पीड़ित जो व्यक्ति है वो अपने शरीर के भीतर लेकर सशंकित रहता है, जिसके कारण वह भोजन खाने से बचता है। उसको लगता है कहीं मैं भोजन खा के बहुत मोटा ना हो जाऊं, मैं भद्दा ना दिखने लग जाऊं। इंसोम्निया जो है ये निद्रा का विकार है। इसमें व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई होती है, अत्यधिक नींद लेने की समस्या होती है, ये भी हो सकता है, और गुणवत्तापूर्ण नींद उसको नहीं आती है। डिस्पेनिया जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सांस की समस्या होती है। इनोसीमिया में क्या होता है? गंध की समस्या होती है, और इससे जो रोग ग्रसित व्यक्ति है वो सूंघने में समस्या का सामना करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवॉर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक सिस्टिस्कोर्सिस NCC कहा जाता है। तो पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुवांशिकी, इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्वीन या पेंसिलिन। तो पेंसिलिन है। ठीक है, उदाहरण। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग, एक्सरे विकिरण, गामा विकिरण। तो इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है वो बताना है। देखो, जो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI होती है, ये चिकित्सा प्रतिबिंबन तकनीक है जिसमें प्रतिबिंब बनाया जाता है। किसकी मदद से बनाया जाता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी मदद से बनाया जाता है। इसी में ही रेडियो जो तरंगे हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी MTR भी कहते हैं। एक्स किरण जो है और गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एंड MRI जो है इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो दोनों का इसमें प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ठीक है, तो प्रतिजैविक औषधि इनमें से कौन सी है? क्लोरामेफनिकॉल। ठीक है, क्लोरामेफनिकॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत की थी। कब की थी? 1996 में की थी। ठीक है,
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है अमोनिया एसिटिलीन। तो कौन सी गैस को उपयोग करते हैं? अमोनिया एसिटिलीन या एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन भी है फलों को पकाने के लिए, एसिटिलीन का भी और एथिलीन का भी, दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना जी जो हैं उन्हें जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, डैश के अभ्यास में से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किससे किए जाते हैं? जैव प्रौद्योगिकी से किए जाते हैं। ठीक है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जीन मानचित्रण को कहा जाता है। ठीक है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो कैसे काम करते हैं? शरीर में जो रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर टीके जो होते हैं। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ये क्या है? mRNA जो है ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड को ही mRNA कहा जाता है। विविध है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, इसी तरीके से जो डार्विन का एक या उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगों से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी के रक्त चढ़ाया गया। तो किस में चढ़ाया जाता है? ये प्लाज्मा थेरेपी में चढ़ाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तेल का, मरहम का। तो जैविक नियंत्रण के लिए तेल का भी किया जाता है, मरहम का भी किया जा सकता है। ठीक है, और गैम्बूसिया का भी किया जाता है। तो गैम्बूसिया इसमें सबसे उपयुक्त है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है वो किससे निकाला जाता है? तो ये खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए। ठीक है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 14 नवंबर जो है उसको डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? डेंगू के, पोलियो के, HIV एड्स के लिए, फाइलेरिया के। तो ये HIV एड्स के लिए, और 2003 में इसको शुरू किया गया था। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो सेल्सियस स्केल पे कितना होगा? सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, लगभग 37 डिग्री रहता है। ठीक है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो हास्य गैस एनेस्थीसिया के रूप में जो दी जाती है वो नाइट्रस ऑक्साइड रहती है, इसको दिया जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हम कौन से? द्वितीयक उपभोक्ता हैं, क्योंकि जो बकरी है, बकरी ने घास खाई। ठीक है, और फिर बकरी ने घास खाई और बकरी को हमने खा लिया। ठीक है, तो हम क्या हुए? द्वितीयक उपभोक्ता हुए। चेचक का टीका कहाँ से बना? पेड़ों से, भेड़ों से, जमीन से या रासायनिक अभिक्रिया से? तो ये किससे बना था? भेड़ों से बना था। किसका टीका? चेचक का टीका। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की बूंद 1 साल तक की उम्र में दे सकते हैं।
वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ये टमाटर जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है। प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव, सभी हरे पौधे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसमें सम्मिलित है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे समाप्त होते हैं सभी क्वेश्चन जो बायो के हैं। इसके बाद अब आगे की वीडियोस में हम एक वीडियो में अपना जो पूरा केमिस्ट्री का है वो कर लेंगे और एक में फिजिक्स का कर लेंगे। इसी के साथ जो 9th-10th की पूरी NCERT है जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कोशिश करेंगे कि आपको करवा दी जाए अलग से 1 या 2 वीडियो में। पूरा साइंस का हम सेगमेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा इसमें कंप्लीट कर लेंगे। पर उसके लिए वही है कि आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। ठीक है। कमेंट में बताओ, इनके आंसर्स लिखो ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।